सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेरी स्वीट मॉर्निंग। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग धीरे धीरे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में बिल्कुल परिपक्व होते चल रहे होंगे। आपकी तैयारी सुदृढ़ होती चली जा रही होगी और आप लोग बिल्कुल अपने भरोसे के साथ हमारे साथ यूपीएससी एज के प्रोग्राम में भी जुड़े रहे होंगे। ठीक है, और ये एक छोटा सा अपना प्रयास भी चल रहा है। यहाँ पर आप डेली पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, इसको आप जरूर किया करें। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और आप जानते हैं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग हैं और हम लोगों ने यूपीएससी जो एज है उसके लिए प्लस पे भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कर रखी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस है हमारे पास, उसके बाद वहाँ पर हमने रिपोर्ट्स मैं करूँगा, एनजीओ करूँगा, तमाम चीज़ें मैं वहाँ करने वाला हूँ। पॉलिटी तो चल रहा है, हिस्ट्री भी अभी चल रहा है मेरा तरफ फ्रीडम मूवमेंट का, और वो बिल्कुल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ओरिएंट करके इसको हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, सो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो ये जो है कोड, ये आपके सर का कोड, दिस इज नॉट माई कोड, दिस इज योर सर्स कोड PAWN10। ठीक है, आप आ सकते हैं और मैं आपके साथ लगातार वहाँ पर बना हुआ हूँ अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, जो आपके रिजल्ट को डेफिनेटली इंश्योर करेगा। ठीक है, सो आ जाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये PAWN10 सबका अलग अलग अपना, सब सारे टीचर्स का अपना अपना अलग अलग कोड है। दिस इज़ माई कोड। ठीक है, अगर आप मेरे थ्रू आते हैं इसीलिए कोड मुझे दिया गया है। ठीक है, अगर इफ़ यू कम थ्रू मी देन आई विल बी पर्सनली अ गाइड फॉर यू देयर। ठीक है, मैं आपके लिए बिल्कुल वहाँ पर एक मार्गदर्शक के रूप में रहूँगा और आप जानते हैं कि मैंने तमाम चीज़ें आपके लिए करी भी हैं। ठीक है, अगर भरोसा है यू कुड ज्वाइन एंड कम। चलिए आ जाइए साहब, ये आपके सर का टेलीग्राम ग्रुप है। नेक्स्ट आ जाइए, ज़्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, आ जाइए। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है अपने पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स। दूसरा है, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपने पढ़ा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद कुछ नियोजनों या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास निर्धारित कर सकती है। दूसरा, भारत में नागरिकों की आवाजाही और निवास की स्वतंत्रता किसी भी अनुसूचित जनजाति के लिए के हितों की सुरक्षा के अधीन है। ठीक है, सो ये बातें हो गई। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, इसलिए इसको प्लीज़ ध्यान से कीजिए। आइए, ये रहा आपके पास कोड, कौन सा इसमें वक्तव्य सही है। ठीक है, डन, कौन सा कथन सही है। ठीक है, सो देख लीजिए, 1 और 2 दोनों सही हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, दोनों मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, डन। चलिए आ जाइए, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इनफोर्सेबल। दूसरा, लॉ कैन बी मेड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हिंदी में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मौलिक अधिकार सीधे लागू करने योग्य हैं। दूसरा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, सो कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लीजिए, आपके पास हिंदी में ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, सो सभी मौलिक अधिकार सीधे लागू करने योग्य हैं, नहीं, ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ा रखा है। ठीक है, कुछ क्या सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं और कुछ के लिए कुछ कानून बनाने की जरूरत होती है। मैं बताऊंगा नहीं, अभी डिटेल नहीं करूंगा, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखिए। अभी यूपीएससी एज पे भी मैंने पढ़ाया आपको 7th को। ठीक है, 7th को मैंने लिया है, 7th और 8th को लिया है मैंने। फंडामेंटल राइट जब शुरू किया तो मैंने डिटेल किया ही है, सो आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एंड आई एम हैप्पी कि जो भी क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आप हल करने के कंडीशन में हैं, राइट। अब इसमें देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 11 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन derogation of any of the fundamental rights shall be void. आर्टिकल 11 डिक्लेयर्स दैट। ठीक है, उसके बाद क्या है, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड इन अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तीसरा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स।
विचार कर लीजिए। सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको। जब मैं लक्ष्मीकांत सर की किताब के बेस पर क्वेश्चन करवा रहा था तब भी मैंने वो सारी चीज़ें करवा रखी हैं, और एज पे भी करवा रहा हूँ। आपने देखा होगा सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिल पा रहे होंगे। अनुच्छेद 11 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक सभी कानून शून्य हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अस्पृश्यता अधिनियम में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है 1955 में। सार्वजनिक स्वास्थ्य के धरातल पर के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में वेश्याओं के आंदोलन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हूबहू मैंने पढ़ा रखी हैं आप लोगों को। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये देख लीजिए, केवल 3 है। ठीक है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा आर्टिकल है। ये फंडामेंटल राइट में मैंने पढ़ाया था आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है। ये भी मैंने बता रखा है आपको जब मैं आपसे लक्ष्मीकांत सर की किताब के बेस पे पढ़ा रहा था, और ये भी पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है। सो बिल्कुल इसमें से केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाइए, 4th वन। Which of the following is or are declared by Supreme Court as a part of Article 21? Right to privacy, right against handcuffing, right against public hanging, right to marry. ये सारी की सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। ठीक है, डन। आ जाइए, इसमें देखते हैं कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के एक भाग के रूप में घोषित किया गया है। पहला, एकांतता का अधिकार के खिलाफ हथकड़ी लगाने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के खिलाफ का अधिकार, शादी करने का अधिकार। ये सारी चीज़ें बता रखी है मैंने। ठीक है। सो आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें भी बताने की ज़रूरत है नहीं, ये भी मैंने आपको बहुत तरीके से करवा रखा है। राइट, चलिए साहब नेक्स्ट आइए, 5th क्वेश्चन देखिए। Consider following statements. In case of enforcement of fundamental rights, the jurisdiction of the Supreme Court as original but not exclusive. दूसरा, no tax shall be levied or collected except by authority of law. Third, the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental rights. ठीक है, हो गया। हिंदी में पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मूल नहीं बल्कि अनन्य है। दूसरा, प्राधिकार कानून को छोड़कर कोई कर या लगाया नहीं जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें बात हो चुकी हैं। फिर भी देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? 1 and 2 वाली, 3 वाली, 1 and 3 वाली, 1 to 3 ऑल। ठीक है। सो देख लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। मैं एक बार देख लूँ पूरा स्टेटमेंट में भी खुद से। ठीक है, राइट, डन। सारे के स्टेटमेंट सही है। ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन दिस इज योर सर्स टेलीग्राम ग्रुप, you can join. This is for you people, and this is your SIRS code, an academy subscription for everything I'm taking. ठीक है, so Pawan 10. Thank you very much. Happy Holi. Till then, फिर मिलते हैं. Till then, bye bye. Take care. With lots of love and blessings.